नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चल रही गर्माहट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट पर सुनवाई होगी। इसीलिए सुबह से ही सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि किसी भी वक्त इस पर सुनवाई हो सकती है। और वीवीपैट क्योंकि एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाताओं को ये देखने में सक्षम बनाती है कि उनका वोट सही तरीके से सही प्रत्याशी को डाला गया है या फिर नहीं। इस मामले में पिछली सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी। तब जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। और अब जब जवाब मांगा गया है तो आज इस पर सुनवाई होनी है। तो क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आएगा और सुनवाई में क्या कुछ होगा? क्या वीवीपैट पे जो कि अभी कुछ मशीनों का ही सत्यापन होता है, क्या 100% मशीनों का सत्यापन होगा? क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से इस बार हो पाएंगे? ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। ईवीएम को लेकर तो याचिकाएं खारिज हो चुकी है, लेकिन वीवीपैट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने याचिका स्वीकार कर ली थी और सरकार को भी नोटिस जारी किया था, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी। तो आज जो जवाब निकल कर सामने आएगा चुनाव आयोग का या फिर केंद्र सरकार का वीवीपैट को लेकर, क्या आपको लगता है कि 100% वीवीपैट की गिनती होने से चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? देखिए, असली मुद्दा यह है, ये वीवीपैट लगाया क्यों जाता है? अगर वीवीपैट के केवल 5% का ही मिलान होना है तो 100% में वीवीपैट क्यों लगाया जाता है? अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर 5% पे होना है तो 5% पे लगा दीजिए, उसको कर लिया जाता है। दूसरा एक और चीज इसमें बड़ा मुख्य देखने वाली है कि टोटल जब वोट काउंट होंगे तो ये पता चलेगा सारे पोलिंग बूथ के वीवीपैट के और ईवीएम के वोटों का मिलान से ये पता चलेगा कि किसी चुनाव क्षेत्र में 6 लाख वोट तो ईवीएम में गिने गए और वीवीपैट में गिने गए 5 लाख, तो उसमें भी मेल नहीं होना। अच्छा, जितने वोट पोल हुए क्या उतने ही काउंट हुए या काउंट नहीं हुए? भाई, जैसे खबरें आई, मैंने एक सुन रहा था एक पत्रकार महोदया को कि उन्होंने 373 लोकसभा क्षेत्रों का गणना की, जो अपने वेबसाइट पे कहा चुनाव आयोग ने कि इतने वोट पड़े और काउंट उससे ज्यादा हो गए। देखिए, असली मुद्दा यह है, देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो उत्तरदायित्व है वो चुनाव आयोग पे है और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का उत्तरदायित्व तो सुप्रीम कोर्ट पर है। भाई, हम लोग तो, आप लोग देखिए, बिल्कुल आम आदमी है, हमारे पास ना कोई ताकत है ना शक्ति, हम तो बोल सकते हैं। अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो संविधान कैसे बचेगा? अच्छा, लोकतंत्र बचेगा इसके लिए आवश्यक है कि देश का जो लोकतंत्र, लोक मतलब जनता के द्वारा चलाया गया तंत्र, अगर देश की जनता ये कह रही है कि आप, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, मैं जितने भी टिप्पणियां देखता हूं, जितने भी कमेंट देखता हूं, 80% लोग ये कहते हैं ईवीएम क्योंकि इनके पास है इसलिए चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए 100% काउंटिंग कराने में परेशानी क्या है चुनाव आयोग को? अच्छा, चलिए और आगे बढ़िए। एक वीवीपैट मशीन लगाएंगे, फिर एक ईवीएम लगाएंगे, फिर उनको आपस में जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चार्जिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। अरे भाई, अगर जनता कह रही है कि बक्सा रख दीजिए, बक्से में वोट डाल देते हैं, बात खत्म। और उसके बाद निष्पक्ष हो जाए, सारे चुनाव अधिकारियों के सामने मोहर लग जाए, कितने वोट पड़े, और उसके बाद काउंट हो जाए, मिलान कर लिया जाए, गलती हो तो उसे पकड़ लिया जाए। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग उत्सुक क्यों नहीं है? जब सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमें ईवीएम में भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को ही परेशानी क्यों है? भाई, अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, अगर आप जीत जाते हैं, हम प्रणाम करेंगे, आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो वीवीपैट की गिनती करा लीजिए सारी की सारी, और वीवीपैट की कितने वोट पड़े और उसके बाद सील हुए, सारे अधिकारियों के सामने हुए, और उसके बाद जब आप वोट डालें 10 सेकंड तक आप उसको देखें कि जो आपका चुनाव चिन्ह जिस पे आपने वोट डाला था, चाहे कमल पे डाला था या हाथ पे डाला था,
वही पर्ची आपके हाथ में आई, आप उसे देखेंगे और उसके बाद उसको एक बॉक्स के अंदर डाल लेंगे, उसको आप गिन लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो असली मुद्दा यह है कि अगर देश के अंदर 80, अच्छा फिर ये कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, माननीय मोदी जी कह रहे हैं, अरे वन इलेक्शन वन फेज तो करा लो। कितने फेजेस में इलेक्शन हो रहा है? फर्स्ट फेज के जिस दिन वोट पड़ेंगे और जिस दिन वोट काउंट होंगे 1 महीने का गैप है। और जनता ये आगाह कर रही है, कर्नाटका में कांग्रेस इसलिए जीत गई कि जब वोट पड़े उसके तुरंत बाद काउंटिंग हो गई। जब 1 महीने तक ईवीएम आपके अधिकारियों के अंतर्गत रहेंगे, जो एक्सटेंशन पे होंगे या जो राज्यसभा का टिकट चाहेंगे वो लोग ईवीएम बदल देंगे। अच्छा, कोई घुसने का प्रयास करेगा विपक्षी दल वाले को, उसे लाठी भांज के उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो ये देश, इसका मतलब ये है कि आपको जो हमने उत्तरदायित्व दिया था, लोकतांत्रिक रूप से आपको चुना था, आप देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उत्सुक ही नहीं है। और आज जो देखिए जनता के बीच में है निधि, आपने देखा होगा शहनवाज हुसैन जो भागलपुर से मेंबर पार्लियामेंट थे और अटल जी ने उन्हें मंत्री बनाया था, आज उनकी पत्नी रेणु जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। और रेणु कौन है आप जानते होंगे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की या तो बेटी है या भतीजी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के परिवार की हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुरली मनोहर जोशी के, अडवाणी जी के, अटल जी के साथ के लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। जैसे यशवंत सिन्हा ने अपने एरिया से जो वहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्हें खुला समर्थन दे दिया है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों के टिकट काट दिए हैं जो 40-40 साल संघर्ष करते रहे। और आज की तारीख में आप एक वीडियो दिखा दीजिए जहां कांग्रेस या अपोजिशन के कार्यकर्ताओं का, नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हो या उनकी कार रोकी जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की गाड़ी रोकी जा रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले, 14 तारीख को, मुख्यमंत्री महोदय की बसें ले गए थे, उसमें स्कूल बसें ले गए थे, उसका पेट्रोल का पेमेंट भी नहीं किया, डीजल का पेमेंट भी नहीं किया। स्कूल वाले कह रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस के जमाने में बसें तो तब भी जाती थी लेकिन डीजल का पैसा देते थे, अब वो भी बंद कर दिया। अब बसें ले जाते हैं और 50-100 बसें हर स्कूल से ले ली गई, उनको पैसा नहीं दिया गया और वहां भी किसानों ने आंदोलन कर दिया, काले झंडे दिखा दिए। जनता के आक्रोश को अगर इस तरह आप प्रेशर कुकर में सीटी नहीं बजने देंगे, विसिल नहीं निकालेंगे, विस्फोट हो जाएगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जनता की बात मानिए, लोकतंत्र को मारने का प्रयास मत कीजिए, मेरे देश के लिए अहितकारी है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपको आगाह कर रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, देश की जनता का गला मत घोटिए। जी, बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगी कि आखिर ये याचिका किस चीज़ को लेकर है, किस बारे में है और आखिर इसकी सुनवाई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर ये याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले एक्टिविस्ट जो है, तमाम एक्टिविस्ट है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हैं, उन्होंने ऐसी ही मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब उनकी याचिका पर जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन आज इन दोनों ही याचिकाओं पर इन दोनों ही जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तो इस पर जो है ये सत्यापन प्रणाली जो है उसको लेकर मतदाताओं को ये देखने में जो है मदद मिलती है कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया है या फिर नहीं और जो सही इंसान को दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों को क्रॉस वेरीफाई जो है वो किया जाएगा और एडीआर ने ये भी सुझाव दिया है कि ये प्रक्रिया जल्दी हो सके, इसके लिए वीवीपैट पर बार कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों पर आज सुनवाई है और अगर वीवीपैट पर ये सुनवाई हो जाती है कि 100% वोटों का मिलान होगा तो जाहिर तौर पर चुनावों में धांधली काफी हद तक कम हो पाएगी, क्योंकि
हम देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो और आप जानते ही हैं कि 2014 से पहले तो सत्ता पक्ष भी इसको लेकर सवाल उठाता था। बीजेपी भी जो है वो कहती थी कि कांग्रेस इसी तरह से चुनाव जीतती है। तो अब आखिर ईवीएम को लेकर इतना बचाव क्यों किया जा रहा है? ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज जब इस पर सुनवाई होगी और कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर हम ऐसा करते हैं कि 100% वोटों का मिलान हो तो 4-5 दिन लेट नतीजे आएंगे। तो इससे देश को क्या फर्क पड़ेगा? 5-6 दिन लेट नतीजे आएंगे लेकिन कम से कम निष्पक्ष चुनाव तो हो पाएगा। क्या कहेंगे सर इस पर? भाई, जो पहला चरण का चुनाव हो रहा है 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। अरे जब पहले चरण वाले 1 महीना वेट करेंगे तो 35 दिन वेट कर लेंगे, परेशानी क्या है? अरे मैं कह रहा हूं आप पूरे अपने सारे अधिकारियों को लगा दीजिए वहां पर। अच्छा, एक और मैं सुझाव देता हूं, हर चुनाव क्षेत्र में जहां मैंने वोट दिया है, जहां मेरा वोट पड़ता है, उस मतदान केंद्र का सीसीटीवी से प्रसारण ओपन करा दिया जाए। हम भी घर बैठे देखें, हम भी घर बैठे देखें कि जिस चुनाव बूथ पर मैंने वोट डाला है वहां पे कोई गुंडागर्दी या बेईमानी तो नहीं हुई है, वहां पे अधिकारियों ने कोई हेराफेरी तो नहीं की है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है। अगर देश का गरीब आदमी, देश का दलित, एससी, ओबीसी, एसटी, ये जो लोग हैं जो वोट डालते हैं, अगर इनके वोटों को चोरी कर लिया जाएगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न नहीं है। अगर ये कांग्रेस के समय में भी होता और 80% जनसंख्या इसके खिलाफ होती तो हम 80% जनसंख्या के साथ होते। अगर लोगों के अंदर शक है, और क्योंकि लोगों के अंदर शक है, इसलिए शक है कि जहां वोट पड़े हैं 5 लाख, काउंट हुए 7 लाख। अच्छा, लास्ट 1 घंटे में पड़ जाते हैं 10% वोट। लोग बताते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक वोट डालने में कम से कम 20-25 सेकंड लगते हैं, 1 घंटे में कैसे 10% वोट पड़ जाते हैं? इसका मतलब खटाखट 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 बटन दबा दबा के और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना या तो धमका के या उनको पीट के या उनको पैसे दे के अपना चुप करा के बैठ जाते हैं। तो देश के लोकतंत्र की हत्या हम लोग होते हुए नहीं देखेंगे। तो मेरे चुनाव क्षेत्र में मैं देखना चाहूंगा जब तक पोलिंग हुई कैसे हुई, और जहां पे ईवीएम गई और कहां पे रखी गई उसको भी ओपन टेलीकास्ट लाइव किया जाए पूरे हिंदुस्तान में। अरे जहां आप 14,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लेते हैं, 12 करोड़ का वो खरीद लेते हैं, इसमें 1,000-2,000 करोड़ खर्च हो जाते हैं, और मेरे को ये आत्मा को शांति मिलती है कि मैंने जिसे वोट दिया वही काउंट हुआ और देश के अंदर लोकतंत्र जीवित है। इसमें 2-4 हजार करोड़ खर्च करने में आपको क्या परेशानी है? इतना तो आप झूला झुलाने में चीनी के राष्ट्रपति को खर्च कर देते हैं, इतना तो बिरयानी खाने में पाकिस्तान जाके खर्च कर देते हैं। तो 1,000-2,000 करोड़ अगर लोकतंत्र की निष्ठा को बरकरार रखने के लिए, और विश्व में, और आप विश्व के सारे प्रेस वालों को बुला लीजिए, उनको हर चुनाव क्षेत्र में बिठा दीजिए, वहां भी आके जापान के और आपके दोस्त और रूस के और इटली के जो प्रधानमंत्री है महोदया है उनके भी लोगों को बुला लीजिए, बाइडेन साहब के लोगों को बुला लीजिए, हर चुनाव क्षेत्र में अपना टीवी लेके बैठ जाए, कैमरा लेके, इससे कहीं बेईमानी ना हो। अरे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, विश्व में देश की छवि को बढ़ाने के लिए अगर 2-4 हजार करोड़ का खर्च करना होता है कर लीजिए, वरने आप तो जो अपने इवेंट करते हैं उसमें तो चुनावों लाखों पे तो करोड़ों आप सर खर्च कर इतना देते हैं। खर्च हो जाता है, चुनाव की रैलियों में इतना खर्च हो जाता है और पीएम मोदी को तो आप जानते ही हैं कितने लाभ लश्कर से उनकी रैलियां निकलती हैं, रोड शोज निकलते हैं और किस तरह से पब्लिक को पैसे देकर बुलाए जाते हैं। आज तो एक खबर भी सामने आई है कि पैसे जो है देकर बुलाया गया था उन्हें झंडा पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद जो ठेकेदार है वो लापता हो गया। सीएम का रोड शो हुआ, बीजेपी के सीएम का रोड शो हुआ, इसके बाद ठेकेदार लापता हो गया और उनको अपने हक के पैसे तक नहीं मिले हैं। अरे एक और खबर है, आपने सुनी होगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे थे जनता उठ के जाने लगी, उन्होंने भगवान की कसम खिलाई। अगर महादेव आप की कसम खिला रहे जी। अगर आप हिंदू हैं तो आप उठ के नहीं जाएंगे, अब बिठा लिया। जैसे मैं भी गया था गुजरात और वहां पे द्वारकाधीश के दर्शन करने गया। अच्छा, वहां पे वो घेर लिया मुझे लोगों ने, वहां कि साहब यहाँ बैठिए वहां बैठिए, अपना शुरू हो गए। अच्छा, मैंने कहा यार 101 1001 देना पड़ेगा, मेरे पास पैसे वैसे कम रहते ही हैं, वैसे मैं कन्नी काट के निकल रहा था। वो पंडित जी वहां से चीखे, जो हिंदू है वो नहीं जाएगा, जो मुसलमान है वो जाएगा। फिर मुझे 101 रुपए चढ़ाना पड़ा। मैंने, अच्छा ये वहां पे यही होने लगा, जनता ने कहा यार भजन लाल शर्मा, इनको हम जानते तो है नहीं कौन है ये, मोदी जी ने उठा के इनको मुख्यमंत्री बना दिया है। अच्छा, वसुंधरा राजे वहां अलग काट अपनी कर रही है अंदर से।
आज की स्थिति निधि ये है कि हर जगह पर शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणुका कांग्रेस का ज्वाइन करना और भागलपुर से चुनाव लड़ने का मतलब ये है बीजेपी खत्म है। अब इनकी केवल एक होप है, वो है ईवीएम से हेराफेरी। आप किसी भक्त से बात कर लीजिए, भक्त ये कहता है मुस्कुराते हुए, सारी सुनेगा हाँ हाँ ये तो है, भीड़ तो आ नहीं रही है, प्लेटें तो तोड़ी जा रही हैं, कुर्सियां तो चल रही हैं, लेकिन आएंगी 400 क्यों? अरे सेटिंग कर रखी है। ये किसी भी भक्त से बात कीजिएगा, वो ये कहेगा क्योंकि उसे पता है, वो जानता है कि उसका बाजीगर जो है बहुत बड़ा बाजीगर है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये बाजीगर जिससे भिड़ा है वो जनता है, और जनता से बड़ी जादूगर कोई नहीं है। देखिए जब जनता आती है ना, तो इंदिरा जी का भी सिंहासन उड़ गया था। ये वही पिक्चरों में हल होगा। शुरू में विलेन अपना 8-10 जो है कट्टा लहराते हैं और बंदूक दिखाते हैं और चाकू दिखाते हैं, उसके बाद जनता जब दौड़ाती है तो भागते नहीं बनता है। वही स्थिति है, तो वो स्थिति ना आए देश में। हमारी केवल इच्छा है देश में लोकतंत्र स्थापित रहे, महात्मा गांधी के सिद्धांत कायम रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत कायम रहे। और ये लोग बार बार कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी, हम संविधान बदल देंगे। हम संविधान नहीं बदलने देंगे। आपको कोई स्थिति नहीं है बाबा साहब के संविधान पे, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब का भी जन्मदिन था और अखिल स्वामी का भी जन्मदिन था। बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरा जन्मदिन और बाबा साहब का जन्मदिन एक दिन होता है। तो मैं तो बिल्कुल एक स्थिति में एक पैरा, और कहीं से इन्होंने किसी प्रकार की छेड़खानी करने की कोशिश की, हम नहीं बदलने देंगे। क्योंकि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल हमारे श्रद्धेय हैं। उनकी बनाई हुई कोई नीति, और गोडसे को हम हिंदुस्तान में जीतने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, प्राण देने पड़े, गोडसे को नहीं जीतने देंगे। जी, बिल्कुल सर। और अब जब सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है, ज़ाहिर तौर पर हम सभी सुबह से ही इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस पर जो है शुरू होगी सुनवाई और कब इस पर कोई फैसला निकल कर सामने आएगा। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं ईवीएम को लेकर जो बीजेपी है वो हमेशा से बैक फुट पर नज़र आई है, क्योंकि जैसा जैसा कि आपने कहा कि ईवीएम के दम पर ही वो जो है 400 पार का दावा करते हैं या फिर 350 पार का दावा करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर वीवीपैट को लेकर कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना दे, इस तरह का फैसला सुना दे, तो क्या इसका चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिलेगा? 50 सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को, ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। 50 सीट नहीं मिलेगी, हो सकता है 2 सीट पे पहुंच जाएं, हो सकता है एक भी सीट ना मिले। आज हिंदुस्तान में बनारस की ये स्थिति है निधि, आप तो लखनऊ में बैठी हैं बनारस के पास, बनारस में मोदी जी चुनाव हार सकते हैं, अहमदाबाद ईस्ट में बीजेपी हार सकती है, राजकोट में तो हार ही रही है, भरूच में तो हार ही रही है, दिल्ली की 7 सीट हार रही है, संजीव बालियान तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अभी मैं जैसलमेर की स्थिति देख रहा था, जैसलमेर में लोगों से बात कर रहा था, वहां पे लंबाई जो लड़ाई है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की और कांग्रेस के बीच की है। बीजेपी के कैलाश चौधरी जो मंत्री रहे हैं तीसरे नंबर पे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, भक्तों की केवल आशा ईवीएम से है। और अगर सुप्रीम कोर्ट मानी, सुप्रीम, हम तो देखिए न वकील है ना हमें कानून के बारे में पता है, हम तो प्रार्थना करते हैं महाराज आप ही हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र संविधान को बचा सकते हैं, इसलिए कृपा करके हम लोगों की आस्था को टूटने मत दीजिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश टूट जाएगा। और ये लोग देश तोड़ने पे उतारू हैं, देश को जोड़ने के लिए आवश्यक है कि सब लोग की भावना का सम्मान हो। और ईवीएम की हेराफेरी बहुत महंगी पड़ जाएगी इस बार, क्योंकि जनता बिल्कुल उतारू बैठी है इनको हटाने के लिए। जी, बिल्कुल सर। और आखिर ये पर्चियों के मिलान करने में दिक्कत क्या है? अगर ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं और कई देशों में तो ईवीएम जो है बैन है, तो आखिर ईमानदारी की बात तो करती है मोदी सरकार, तो चुनाव कराने में इस तरह से इतना डर की क्या बात है? आखिर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा ही क्यों? आखिर मोदी सरकार या फिर चुनाव आयोग इस पर फैसला लेने में विफल क्यों रही है? देखिए ईमानदारी की बात चुनाव आयोग से करना तो गलत है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का तलाशी ली गई तमिलनाडु के अंदर। आप सोचिए, कमलनाथ के घर में ईडी की रेड हो गई कल इलेक्शन डिस्टर्ब करने के लिए। अरुण गोविल जो
मेरठ के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम की फोटो लगा के घूम रहे हैं, जबकि चुनाव में किसी भी धार्मिक प्रतीक का उपयोग बंदिश है, उस पे वर्जित है। इसका मतलब यह है कि एक कानून है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो राजीव जी हैं वो भी मेरठ के हैं। अरे आपके अंदर, आप हिंदू नहीं है क्या, आप सनातनी नहीं है क्या, आपके अंदर डर नहीं है भगवान का? जी अभी ठीक है, बड़ी गाड़ी मिली होगी आपको, बड़ा मकान मिला होगा आपको, सिक्योरिटी मिली होगी, भगवान से नहीं डरते क्या? भगवान के पास नहीं जाएंगे क्या? ये जो बेईमानी करने वाले अधिकारी हैं, जो बेईमानी में सहयोग कर रहे हैं, धिक्कारेंगे, इनकी संतानें इनको धिक्कारेंगी, इनके बच्चे इनको धिक्कारेंगे। बेईमानी में साथ देना, इसका मतलब यह है कि देश की आप गले पे छुरी लगाए हुए हैं, आपने देश के लोकतंत्र संविधान की हत्या करने में उतारू है। देखिए बिल्कुल भेदभाव है, कुछ नहीं। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहे हैं, अरे भैया तुम अमित शाह और मोदी जी की भी लो, तब तो लगे कि तुम सबकी तलाशी लेते हो। लेकिन ये उल्टा पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर ये स्थिति नहीं थी जब तक इन्होंने अरेस्ट नहीं किया था। अरेस्ट करने के बाद दिल्ली के अंदर बयार है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद नहीं है, कोई अपवर्ड बैकवर्ड का भेद नहीं है। मुसलमानों का इश्यू ही नहीं रह गया अब ये सिखों और ईसाइयों का इश्यू ही नहीं रह हो गया। ये हम जैसे सच्चे हिंदुओं का इन ढोंगी और पाखंडी हिंदुओं से संघर्ष है, और इन ढोंगी पाखंडियों को हरा के हम मानेंगे, क्योंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हम हर धर्म और जाति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार साथ देके चलने वाले लोग हैं। ये जितना भी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दें, कांग्रेस के घोषणा पत्र को, इनके जुमले पत्र पे जनता नहीं जाएगी, केवल ईवीएम का इनको भरोसा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर जनता की बात सुन के संविधान को बचाने के लिए, जिसकी मुझे पूरी आशा है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, गवई साहब की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जितने जजेस हैं बहुत बढ़िया रेपुटेशन है, ये भगवान तुल्य लोग हैं, और मुझे आशा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो इनसे संभव होगा ये करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेगा। और इस बीच एक खबर आ रही है कि नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई है, जिसमें कई सारी सरकारी फाइलों के जलने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो क्या मोदी सरकार को भी भनक लग गई है कि विदाई अब तय है? अरे 100% लग गई है, 100% लग गई है, बिल्कुल पैर उखड़ गए हैं। ये तो भक्तों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और अब इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी शांत हो गया है, भक्त समूह भी शांत हो गए, उनको पता चल गया है कि हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। और आग लगने का मतलब यह है कि इनका पत्ता साफ हो चुका है। मैं केवल एक आगाह करना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा वरना अवमानना हो जाएगी। सारे बंदरगाहों में और सारे एयरपोर्ट्स में जो अडानी जी को दे दिए गए हैं, कोई भी देश का बड़ा नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, देश छोड़ के भागने ना पाए। और अगर कोई नेता झोला लेके भागने की कोशिश करे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूं, किसी भी दल का हो, झोले को चेक कर ले, अगर उसके अंदर पैसा या सोना मिले तो उसको अरेस्ट कर ले। जो भी, अभी किसी को जाने मत दीजिए, कम से कम जब तक नई सरकार सत्ता ग्रहण न कर ले, और जो अधिकारी बेईमानी करने की सोच रहे हैं, ये भी ये सोच लें कि जब सत्ता बदलेगी महाराज, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद कई लोग रिटायर होने के बाद भी जेल जाते हैं और रिटायर होने के पहले भी जेल जाते हैं। इसलिए कृपा करके देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने में मदद कीजिए और किसी के प्रकार की हेरा फेरी में मत पड़िए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया और उसके बाद मोदी जी को सफाई देने के लिए एनआई पर इंटरव्यू तक देना पड़ा, और वो कह रहे हैं कि लोग बड़े पछताएंगे ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो योजना है उसको बंद करके, क्योंकि हमने तो काला धन को लेकर जो है ये योजना बनाई थी, काला धन ना वापस आए इसीलिए। और अब जो है काला धन जो है खूब अच्छे से वापस आएगा, इस तरह से वो सफाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इस मामले पर भी सरकार बुरी तरह से फंस गई है? देखिए, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सबके श्रद्धा के पात्र हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग पॉलिटिशियंस? पहले तो अपनी डिग्री दिखाएं और डिग्री की कॉपी लगाएं, तब हम इनकी बात पर भरोसा करेंगे। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस किस तपस्या से और किस प्रकार वकालत करते हैं और अपनी वो अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं,
और आप जिरह देख लीजिए किस दिन सुप्रीम कोर्ट की आजकल तो लाइव आती है। इतने बुद्धिमान अधिवक्ता हैं और इतने बुद्धिमान जज हैं। मैंने बुद्धिमान आदमी को झेलना, कोई बुद्धिमानी आदमी झेल सकता है, मूर्ख आदमी। मैं टीचर हूं इसलिए मुझे पता है भाई, स्टूडेंट्स अगर आपके इंटेलिजेंट है तो टीचर हैज टू बी इंटेलिजेंट, अदरवाइज ही कैन नॉट हैंडल देम। आप जिरह देखिए, आपको पता चलेगा एक एक सूक्ष्म और एक एक चीज की निगाह रखते हैं वो। और ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस और बीए और एमए और छठी पास और चौथी पास और अंगूठा छेप ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है। ये तो अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक गैर संवैधानिक बता दिया है, उसके बाद उसकी आलोचना करना और अपने को ज्यादा बुद्धिमान बताना, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। 5 जून के बाद इनकी भी पेशी होनी चाहिए, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और इनको अवमानना के लिए 24 घंटे के लिए जेल भेज देना चाहिए। सर, आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं, कोई नोटिस तक जारी नहीं होता। यहाँ पे विपक्ष कितनी बार चुनाव आयोग पहुंच चुका है। निधि, मैं 4 जून की बात कह रहा हूं, 4 जून के पहले कुछ नहीं होगा। राजीव अग्रवाल भी देखिए कहां, उनको कहां जवाब देना होगा। लेकिन ये हेरफेर करेंगे, हेरफेर के अलावा इनके पास कोई तरीका नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र के और संविधान के हत्या के मुजरिम होंगे। ये देश के विश्वास के साथ अगर विश्वासघात करेंगे, अगर करेंगे, अभी भी मैं राजीव जी से और चुनाव आयुक्तों से निवेदन करता हूं, कृपा करके बेईमानी को सहयोग मत दीजिए। और आप दे रहे हैं, क्योंकि आप श्री राम की फोटो लगाए हुए आदमी को नहीं रोक रहे हैं। आप राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में तलाशी ले रहे हैं, अमित शाह और मोदी की नहीं ले रहे हैं तलाशी। आप भेदभाव कर रहे हैं। आप जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको अभी भी ईडी से सताए जा रहे हैं और आप रोक नहीं रहे हैं उनको। अरे 2 महीने रुक जाइए ना, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जिसको चाहिएगा फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। ईवीएम भी लगाएंगे, पैसा भी रोक देंगे, जेल भी भेज देंगे, कन्वेंसिंग भी नहीं करने देंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, और उसके बाद कहेंगे अरे शेषन साहब के जमाने में विश्व में हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा होती थी, और आज वर्ल्ड के सबसे नीचे पायदान पे हम खड़े हुए। आपसे सर, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अखिल स्वामी सर, आप इन नेताओं से डिग्री की मांग कर रहे हैं। इनके पास है ना डिग्री, चोरी की, डकैती की, हत्या की डिग्री है, लूटपाट की डिग्री है, यही सब इन नेताओं की असली डिग्री है। नहीं नहीं, देखिए भाई, मेरे को देखिए निधि, स्पष्ट बताता हूं भाई, अगर आप मान लीजिए अंगूठा छाप है, कोई नेता अंगूठा छाप है, जैसे कामराज नाडर थे। कामराज नाडर से किसी ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए, आप तो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने कहा पहली बात तो मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती है, और दूसरी बात मैं अनपढ़ हूं तो मैं नहीं बन सकता। पंडित नेहरू ठीक है। आप अगर चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अरे भाई, अगर अखिल स्वामी चौथी फेल है, मान लीजिए, मैं चौथी फेल से कनेक्ट मत कीजिएगा, मान लीजिए 8वीं फेल है, चौथी फेल से लोग कनेक्ट करेंगे। 8वीं फेल होता मान लीजिए मैं, और मैं एमपी बनना चाहता, मैं लिखता कि मैं 8वीं फेल हूं, अगर जनता जिताती तो मैं एमपी बन जाता। लेकिन अगर मैं 8वीं फेल हूं और क्लेम करूं मैं बीएचयू से मैंने इंजीनियरिंग की है, और बाद में पता चले कि मेरी डिग्री फेक है, तो ये विश्वासघात हुआ, ये परजरी हुई, ये धोखाधड़ी हुई। और जिस आदमी का चरित्र संशय के घेरे पे हो, संदिग्ध हो, वो देश के किसी भी, आपने देखा होगा, एक तोमर साहब थे, आम आदमी पार्टी के विधायक, वकील साहब थे, उनकी डिग्री पे कैसे उनको घसीट के ले गए थे ट्रेन से, और उनकी बड़ी बदनामी हुई थी और टेलीविजन। भाई आप सच बोलिए ना, झूठ अगर बोलने की आपकी वो है विरासत, और आप झूठी बोलते हैं हमेशा, तो भैया मेरी डिग्री मांगिए आईटी बीएचयू से, मैंने बिल्कुल, इंजीनियरिंग हमारे से। एक दर्शक भी आपके इस वक्तव्य से बिल्कुल सहमत है, और वो कह रहे हैं कि निधि जी कल पीएम मोदी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि आजकल शब्दों में कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहना मोदी जी को शोभा देता है। स्वामी जी से पूछिए कि ये मोदी जी को बोलने का अधिकार है क्या। भाई देखिए, मेरे तो 15 लाख डूबते नजर आ रहे हैं। मुझे आज जो मैं परिदृश्य देख रहा हूं और बीजेपी के बुरी तरह से हार देख रहा हूं, मेरे को अभी तक आशा है, अभी भी अगर मोदी जी ये कह दें कि ठीक है 15 लाख जो तुम्हें देने थे, और जो 15 लाख का इंटरेस्ट है, 30 लाख रुपए अखिल स्वामी जी आपके अकाउंट में भेज रहा हूं, और मेरे को मत दीजिए, चलिए 15 लाख मैं छोड़ देता हूं, देश की सारी जनता को दे दीजिए। अच्छा, अमीरों को मत दीजिए, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको मत दीजिए, देश के गरीब जनता को दे दीजिए। अरे यार, किसानों को दे दीजिए भाई, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी दे दीजिए। आप अग्निवीर योजना खत्म कर दीजिए, लेकिन आप जो है पूंजीपतियों को और अडानी को और सारे गुजरातियों को अगर देश की संपदा देना चाहेंगे, तो हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले, भैया कुछ भी हो, भैया कहो या दूध बेचने वाला कहो या कुछ कहो, हमारी भी इज्जत है।
हमारी भी अस्मिता है। उत्तर प्रदेश पैदा हुए, हमें गर्व है, हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और बिहारियों को भी गर्व है, उत्तर प्रदेश वालों को भी गर्व है, और हम गुजरात वालों से कोई छोटे नहीं है, उनसे कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और हम वापस अगर इसी पर आए जो हमारा विषय है, तो देखा गया है कि कई बार जीता हुआ प्रत्याशी बाद में हार जाता है, या फिर जो हार जाता है उसका कहना ये होता है कि मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इतने वोट मुझे कि मेरी जमानत ही जब्त हो जाएगी। इस तरह के आरोप लगातार लगते रहते हैं कि उसे हरवाया गया है। इससे साफ है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तो फिर आखिर ये चुनाव आयोग को मानने में क्या दिक्कत है? और आखिर सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं नहीं, हमारी उम्मीद ही केवल सुप्रीम कोर्ट से है। हमारी उम्मीद केवल दो लोगों से है, एक सुप्रीम कोर्ट से है और देश की जनता से है। देखिए, देश की जनता, बार बार आगाह करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, अभी कल्पना बहुत लोग कर नहीं पा रहे हैं। 80% लोगों को अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी ये तो जानते हैं कि मोदी जी ने जुमलेबाजी की है 10 साल, खूब खूब जुमले दिए हैं, और जनता ये समझ, लेकिन जनता को ये नहीं पता है कि जब लोकतंत्र खत्म होगा और तानाशाही शुरू होगी, जो हो गई है, केवल अपोजिशन वालों पे कंट्रोल हो रहा है और सत्ता पक्ष में जो बेईमान आता है उसको ले लेते हैं, उसके बाद देश कैसा होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। और आज की तारीख में तो यूट्यूब से 1000, 10,000, 5,000, लाख, 2-4 लाख लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। वो भी जीविका बंद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा देश होगा, बिल्कुल चीन जैसा देश होगा। बोलने पे गोली मारी जाएगी। अभी तक तो जाट बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया है, अभी तो छत्राणियों को, राजपूत महिलाओं को सड़क पे घसीटा गया है पुलिस द्वारा। आज फिर उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की मीटिंग चल रही है और गंगा जल हाथ में लेके कसम खा रहे हैं वो। अरे हिंदुओं में तुमने किसको छोड़ा भाई? यादवों को नहीं छोड़ा, जाटों को नहीं छोड़ा, सैनियों को नहीं छोड़ा, क्षत्रियों को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा, आदिवासियों को नहीं छोड़ा, तो कैसे हिंदूवादी पार्टी हो भाई तुम? तुमने क्रिश्चियंस को नहीं छोड़ा, तुमने सिखों को नहीं छोड़ा, तुमने मुसलमानों को नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा किसको? गुजरातियों को छोड़कर। अच्छा, गुजरात में कोई रेड नहीं होती। निधिया बताइए, इनकम टैक्स और सीबीईडी, आपने सुनी सीबीआई ईडी की कोई रेड जो है गुजरात में हुई हो? इसका माने सारे बेईमान जो है गुजरात के अलावा पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। गुजरात में बेईमान नहीं है क्या? वहां नहीं होती, वहां अपोजिशन में भी नहीं होती, क्योंकि वहां सारी संपदा गुजरात, पूरे देश की संपदा गुजरात वालों को मिले, यही लक्ष्य से काम हो रहा है। जी, बिल्कुल। और आपको लगता है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट सारे वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने का आदेश दे देता है, तो क्या लगता है आपको चुनाव आयोग सारे इंतजाम कर पाएगा? क्योंकि वो कह रहा है कि बहुत समय लग जाएगा, ये वो, जैसा कि क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी एसबीआई जैसा कह रहा था कि कुछ बहानेबाजी कर रहा था, काफी समय लग जाएगा, 3 महीने लग जाएंगे, फिर 2 दिन में सारा डेटा पेश हो गया। तो आप चुनाव आयोग भी इस तरह के इंतजाम जो है कर लेगा चुनाव से पहले? क्योंकि 3 ही दिन बाद चुनाव है और 3 दिन पहले ये सुनवाई जो है काफी अहम हो जाती है। अरे बैलेट बॉक्सेस से करा लेंगे। देश के जितने लोहार हैं और जितना डब्बा बनाने वाले हैं, कनस्तर कनस्तर तो मिल जाएंगे ना, घी वाले कनस्तर जो होते हैं, वो कनस्तर जो है डीएम से कहिए, कलेक्टर साहब से कहिए, जितने उनके जनपद के अंदर कनस्तर हैं उनको इकट्ठा कर लें। अरे ये बेवकूफी की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। प्रशासन के लिए सब कुछ संभव है। एक दिन के अंदर चाहे तो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, नहीं चाहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया 48 घंटे में, क्योंकि डंडा था ऊपर, और डंडा ना होता तो 6 महीने ना करते, टालते रहते। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंटेंशन होनी चाहिए देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। अरे बैलेट बॉक्सेस बनाइए, लोकली बनवा लीजिए बैलेट बॉक्सेस, क्या परेशानी है? अच्छा, मान लीजिए मैंने तो डिसाइड किया है, मेरे को फरीदाबाद के, अगर आपको कोई दर्शक और श्रोता हो, मेरा निवेदन सुने, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा फरीदाबाद से। अपना वोट खुद को नहीं दूंगा, लेकिन इसलिए लड़ूंगा कि ईवीएम ना हो। और आप लोगों के जितने दर्शक और श्रोता हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मुझे, अगर आप मुझे प्रस्तावक चाहिए, मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं, भैया मेरी प्रस्तावना कर दीजिए। 10 जितने भी प्रस्तावक, मुझे प्रक्रिया में नहीं पता क्या होता है, मेरे को इलेक्शन लड़वा दीजिए और 1000-2000 लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, हमको देश के संविधान को बचाना है। ईवीएम से चुनाव हमें रोकना है, हमें बैलेट बॉक्स से चुनाव चाहिए। इसलिए
इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, अपना वोट नहीं दूंगा। अपना वोट किसे दूंगा ये बताऊंगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और आपने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर आपने काफ़ी सारी बातें कही। लेकिन अभी मैंने देखा कि एक खबर आई है कि मोदी जी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया जाए। इस तरह की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने दायर की है और कहा है कि पीएम मोदी जो है लगातार भगवान और पूजा स्थलों के नाम पर वोट माँग रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये याचिका जो है हाई कोर्ट में स्वीकार भी होगी? नहीं होनी चाहिए। देखिए, कानून के सामने, हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, कोई एक ठेले वाला नहीं होता है। कानून सबके लिए समान है, यही देश की खूबसूरती है। तो मैं तो, अगर हाई कोर्ट का जज होता तो मैं, वो अब क्या करेंगे जो न्यायालय है वो न्यायमूर्ति, मुझे नहीं पता। मैं होता तो तुरंत कहता अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो 6 साल नहीं, इनको 20 साल के लिए प्रतिबंधित करो। भाई कानून में किसे रक्षा किसे चाहिए बताइए आप। देखिए मैं आपको बताऊं, आइडियोलॉग हुआ करते थे जो बीजेपी के सबसे बड़े आइडियोलॉग थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय क्या बात कहा करते थे, इनके शिष्य सुन लें। वो कहते थे शासन का, सरकार का मात्र एक काम है, केवल एक काम है, गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। अमीर तो वैसे ही सशक्त होता है, उसे कौन से प्रश्रय की आवश्यकता होती है, उसके बाद तो पैसा है, गाड़ियां हैं, बंदूकें हैं, तोपें हैं। अरे गरीब आदमी जो बेचारा गुहार लगाता है हाथ जोड़ के, महाराज कानून के अनुसार हमको सम्मान दे दीजिए, हमारा अधिकार दे दीजिए, वरना लाठी से होगा सारा काम। अमीर लोग सब हथियार लेंगे हर चीज को, गरीबों को मिलेगा नहीं। तो जो आदमी वाद लेके गया है और पंच परमेश्वर के सामने लेके गया है, यही तो मुंशी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर में लिखा था। गरीब की अगर एक गरीब के आंखों का आंसू अगर पहुंच देगा न्यायालय, वो कृपा होगी उसकी। अमीर तो अपना खुद पहुंच लेगा, उसे क्या, विस्की पिएगा, स्कॉच पिएगा और अपना भुला के सो जाएगा, स्विट्जरलैंड चला जाएगा 10 दिन के लिए। गरीब की तो बेचारी के अस्तित्व यहाँ बचा हुआ है। तो कानून को, अगर कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे, उन्हें तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए। अगर बीजेपी भी बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रही है तो बीजेपी को डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। जी सर। और मैं आपको बता दूं कि अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब याचिका पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल दलीलें दी जा रही है और धीरे-धीरे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएँगी। फिलहाल जो है इतना ही जो है सामने आया है कि ईवीएम की पूरी सुरक्षा की माँग की है वकील प्रशांत भूषण ने। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा है कि जनता के हाथ में पर्ची मिलनी चाहिए और वो अभी फिलहाल दलीलें पेश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर आज सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। आपको लगता है कि इसमें कोई सुखद खबर आने की उम्मीद है? नहीं, आनी चाहिए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए मैं 72 साल की उम्र में अगर पता चल जाए कि यहां पे ईवीएम रखे जाएंगे, मैं पूरे 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। हम देश के लोकतंत्र संविधान को नहीं खत्म होने देना चाहते, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ लोग जाएंगे, फिर उसको खोल के वोट गिनेंगे, जैसा मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ा, हमारा आत्मविश्वास टूटता है, हमारे देश पे आस्था टूटती है। तो आप बिल्कुल, सुरक्षा होनी चाहिए, आदमी को पता होना चाहिए, जिसको वोट दिया उसी को वोट मिलना चाहिए। लोकतंत्र में हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अगर बीजेपी भी इस तरह लिप्त है और कांग्रेस भी लिप्त है, हम उसका भी विरोध करते हैं। लो बिल्कुल खुली, जो जनता का मत है उसको उसी, अच्छा वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं, मैं आपके इसके माध्यम से जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कृपा करके वोटर लिस्ट में जो नाम काटे जा रहे हैं उनका मिलान कीजिए। और महमूद पाचा जी ने जो कहा था कि एक वोटर लिस्ट से नाम काटने में 2 साल की सजा है, जो भी चुनाव अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, नाम न कटें, लोग निर्भीक होकर वोट डालें, जो वोट डाले उसके वोट काउंट हुए और लोकतंत्र बचे। कौन जीते हारे हमें से कोई मतलब नहीं।
जी बिल्कुल सर, और सुनवाई जो है वो अभी भी चल रही है, और जो है सलाह दी जा रही है कि एक चौथा विकल्प भी है कि अगर मतदाता को लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो वो 177 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और प्रशांत भूषण ने कहा है कि मेरी तरफ से ये कई सारे सुझाव हैं, जिस पर जो दीपांकर दत्ता की बेंच है वो सुनवाई कर रही है। और इस समय जो चल रहा है उसको लेकर भी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये जो जस्टिस खन्ना है वो कह रहे हैं कि हम 60 के दशक में हैं, हम सब जानते हैं कि क्या गलत हो सकता है, भारत में कितने मतदाता हैं, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और प्रशांत भूषण ने बताया कि 50-60 करोड़ मतदाता है। फिर उन्होंने मतदाताओं की संख्या के वोट प्रतिशत पूछे हैं, और तमाम तरह के ये सवाल जवाब फिलहाल चल रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको इस सुनवाई पर और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। नहीं नहीं, मैं तो दर्शकों से देखिए एक चीज कहता हूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। ये अफवाह फैला रहे हैं कि ईवीएम सेट है और फलाना ढिकाना है, ये हतोत्साहित कर रहे हैं, आपको माइंड गेम खेल रहे हैं। वोट डालिए, जिसको मनाए डालिए, खुलेआम डालिए, डरिए मत, मत इनके प्रोपेगेंडा में जाइए। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वकील अपना काम कर रहे हैं, जज महोदय अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल, हमारे दिमाग में कितना भी पॉल्यूशन फैला दें, पॉल्यूशन नहीं होगा। हम जाएंगे, एक एक आदमी को लेके जाएंगे, सबको कहेंगे निर्भीक होकर वोट दो, डंडा पड़े, सिर फूटे, कुछ हो, वोट डाल के आएंगे। और जिसको मनाएगा उसको वोट डाल के आएंगे। जान को बाजी में लगा के आएंगे, देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जान की नहीं वो करेंगे। क्योंकि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसानों के साथ, बच्चों के साथ, जवानों के साथ, औरतों के साथ, बेटियों के साथ, स्वर्ण पदक विजेताओं के साथ अन्याय करे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो प्यार मोहब्बत की बात करे, धार्मिक सद्भाव की बात करे, और सबको साथ लेके चलने की बात करे, और गरीबों के हित की बात करे, और अमीरों के पैसे से गरीबों को पैसा बांटे, गरीबों के ऋण माफ करे और गरीबों के न करे। ये हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। जी बिल्कुल सर, और जस्टिस खन्ना का भी ये बयान सामने आया है, और वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि जिस तरह से दुकान पर आप देखते हैं कि दुकान में हर सामान पर बारकोड होता है, अगर प्रत्येक वोट को एक बारकोड दिया गया है तो इससे गिनती में तब तक मदद नहीं मिलेगी जब तक आप प्रत्येक उम्मीदवार को एक अलग बारकोड नहीं देते। ये एक विशाल अभ्यास होगा। जहां तक कागजी मतपत्रों का सवाल है तो हमने इसमें कमियां देखी हैं, और ये जो तर्क है वो अभी दिए जा रहे हैं इसके आगे। तो जो दुकान पर बारकोड की बात की जस्टिस खन्ना ने, आपको लगता है कि ये बारकोड से जो सारी चीजें हैं, कहा जा रहा है कि बारकोड से जोड़ा जाए तो इससे भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। भाई देखिए, सीधी सी बात है, मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं, कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए ये लोकतंत्र और लोगों के जनहित को ध्यान रखना, इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़े कोई परेशानी की बात नहीं है। कर दीजिए, 3 महीने आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। जनता के दिमाग में संशय नहीं होना चाहिए। दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को नहीं लगना चाहिए कि कुछ मनुवादी लोग संविधान की हत्या करने के लिए बेईमानी करके उनके मताधिकार का और उनके जो वोट डाला है उसका हरण कर रहे हैं। इसलिए संविधान के बारे में मुझे नहीं पता कि 5 साल के अंदर नई गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, एक बन जाए प्रेसिडेंस, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। और चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए जो भी किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए। लोगों के जो उनका एक विश्वास है अपने देश पर और देश के लोकतंत्र पे, उसकी रक्षा होनी चाहिए। बाकी मैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे। और सब पंच परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि देश की जनता की जो सुगबुगाहट है, आहत है, हमारे देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने में कृपा करके हम पे मदद कीजिए। जी सर, और जो भी सुनवाई चल रही है उसमें धीरे-धीरे जो है काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। जो जस्टिस खन्ना है वो कह रहे हैं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ वोट गिने जाएँगे? तो इस पर जो है कहा जा रहा है कि अगर सभी वोटों की गिनती होनी है तो उन्हें 12 दिन लगेंगे। इसीलिए सलाह है कि बारकोड का उपयोग किया जा सकता है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा है कि ये पर्ची पर कैसे ठीक होगा, गिनती करते समय इसका उपयोग कैसे करें, और हर वोट का अलग बारकोड कैसे होगा। तो चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि वोटों की गिनती में 12 दिन लग जाएंगे। तो आपको क्या समस्या है कोई कि 12 दिन में
सरकार जो है काफी लेट हो जाएगा क्या बनने में? नहीं नहीं, क्या जनता को कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। जनता को कोई समस्या नहीं है, केवल चुनाव आयोग को और बीजेपी को समस्या है। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें तो सत्य जानना है। हमें यह जानना है कि देश की जनता क्या चाहती है, और देश में वही सत्ताधीश होगा जिसको देश की जनता चाहेगी। अगर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव होता है और मोदी जी जीतते हैं, हम बिल्कुल उनकी बात मानेंगे। अगर वो तानाशाही लाएंगे, मान जाएंगे। अगर वो किसानों के ऋण नहीं माफ करेंगे, उनको किलें गड़वा देंगे, बोल्डर्स लगवा देंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि जनता उन्हें चाहती है। लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए मामला। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, आप 2 महीने बाद डिक्लेयर कर देना भाई। लेकिन जो ये पेटियां हैं और वीवीपैट है, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा हॉल बना दिया जाए। होगा, मुझे नहीं पता, मैं सुप्रीम कोर्ट आज तक गया नहीं। बड़ा हॉल होगा, सारी वीवीपैट वहां रखवा दिए जाएं और चारों तरफ जनता रहे और सीसीटीवी से पूरा उसकी निगरानी होती रहे। क्योंकि ये देश की लोकतंत्र का प्रश्न है, संविधान का प्रश्न है। 15 दिन क्या यार, 1 महीना ले लो आप, लेकिन हेर फेर मत करो, बेईमानी मत करो, या डकैती और चोरी मत करो। लोगों के वोट को चोरी मत करो, डकैती मत डालो। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, आप 15 दिन लगाइए, 20 दिन लगाइए, क्योंकि यहां भी ईवीएम में हम देख रहे हैं, पहला वोट पड़ेगा, उसके 1 महीने के बाद काउंटिंग होगी। 1 महीना तो लग रहा है ना। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ये प्रशांत भूषण जी ने सही कहा, जो वीवीपैट है वोट पड़ने के बाद, ये भी ध्यान रखना चाहिए जितने वोट पड़े उतने ही काउंट हुए कि नहीं। वोट पड़ते हैं 5 लाख, काउंट हो जाते हैं 7.5 लाख। तो ये तो स्वतः स्पष्ट। अच्छा, लोगों के दिमाग में अगर संशय है, मान लीजिए बात सच नहीं भी है, तो भी आप ले लीजिए 15 दिन। मेरे हिसाब से, मैं कोई अधिकारी नहीं है ना, मुझे कुछ अधिकार है राय देने का, लेकिन मैं दे रहा हूं 15 नहीं, 20 दिन ले लीजिए। लेकिन ईमानदारी से काम कीजिए, बेईमानी मत कीजिए। बिल्कुल सर, ईमानदारी से ही काम होना चाहिए। और ईमानदारी की बात ही करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उसमें फिर से प्रशांत भूषण ने कहा है कि मैंने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, और एक बड़ा जो है वो एक लार्ज सिटीजन जो है कमीशन था, जिसने कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ ईवीएम की जांच की थी, जिसने सिफारिश की थी कि ईवीएम में वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और मतदाताओं को कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि वोट सही ढंग से डाला गया था और अंतिम मिलान में दर्ज किया गया था या फिर नहीं दर्ज किया गया था। इसीलिए वीवीपैट को लेकर पर्चियों के मिलान की बात की जा रही है। और अब ये पर्चियों के मिलान को लेकर एक बड़ी टिप्पणी जो है सामने आई है, और जस्टिस खन्ना ने कहा है कि मानवीय हस्तक्षेप से ही छेड़छाड़ हो सकती है। और साथ ही साथ पूर्वाग्रह सहित आमतौर पर इंसान के बिना भी मशीन ठीक से काम करती है और सटीक नतीजे देती है। तो आपको लगता है कि ये जो मामला जो है वो दूसरी दिशा में चला जा रहा है? नहीं नहीं, किसी दिशा में जाए, देखिए न्यायालय के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन असली मुद्दा यह है कि बिल्कुल बिना मानवीय, लेकिन देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली है कल, मैं भी ये जानता हूं ईवीएम में गड़बड़ी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ईवीएम के पहले वोटर लिस्ट से नाम कटवाने में गड़बड़ी है, और वोटर्स को चुनाव अपने मतदान केंद्र तक न जाने देने में है। और असली मुद्दा यह है कि जितने वोट पड़े और जितने काउंट हुए, उसमें डिफरेंस है। निधि, आप सोचिए, मान लीजिए ईवीएम में गड़बड़ी नहीं, मान लेता हूं मैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो गड़बड़ नहीं हो सकता। ईवीएम अगर नहीं बदले गए, अगर वो ईवीएम कोई दूसरे थे और बाद में कोई लोग कहते हैं कि साहब वो चार्ज थे 100% जिनमें वोट काउंट हुआ, और जबकि जब वोट पड़ा तो 50% वो होने चाहिए थे, वो एक अलग मुद्दे हैं। अगर वो सब नहीं हुआ, बिना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जज साहब कि बिना इंटरवेंशन के, ह्यूमन इंटरवेंशन के नहीं हो सकता। लेकिन अगर 5 लाख वोट पड़े और 7.5 लाख काउंट हो गए, तो इसमें क्या है ये? अच्छा, वो भी एक रिट पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि यार जितने चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे बता रहा है इतने वोट पड़े और उससे ज्यादा काउंट कैसे हो गए? तो हेरा फेरी को रोकना है तो इसमें हमारे पास कौन, हमारे माता पिता कौन है? हमारे परमेश्वर, हाथ जोड़ के हम किससे प्रार्थना कर सकते हैं? जनता से कर सकते हैं। अच्छा, जनता वोट दे और तब भी काउंटिंग में 2.5 लाख वोट ऐड हो जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उसके बावजूद अगर नहीं सुनना चाहता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई संस्था है नहीं। तो बाकी जस्टिस साहब जो कह रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि महाराज, आप इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कृपा करके हमारी आस्था को मत टूटने दीजिए।
जी सर, और मैं अपने दर्शकों को जो लाइव अपडेट है वो भी देना चाहती हूँ कि प्रशांत भूषण ने कहा है कि अपारदर्शी शीशे के कारण समस्या और भी ज़्यादा बड़ी है और मतदाता को कटती हुई पर्ची दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो ब्लैक शीशा है। इसको लेकर भी वकीलों ने सवाल उठाया था पहले भी, और कहा जा रहा है कि इसीलिए सभी विपक्षी दलों ने कहा है कि मतदाताओं को वीवीपैट की पर्ची दीजिए और मतपेटी में डालिए। और यही सुझाव जो है वो दूसरा सुझाव है कि मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची हाथ में दी जाए। ये प्रशांत भूषण कह रहे हैं, और आगे उन्होंने कहा है कि पर्चियां मशीन में गिर जाती हैं, इसीलिए दिखाई नहीं देती है, इसे मतपेटी में डाला जा सकता है। फिर वीवीपैट का डिजाइन जो है वो बदल दिया गया। पहले पारदर्शी ग्लास होता था, लेकिन अब इसे जो है ब्लैक कर दिया गया, जिससे दिखाई नहीं देता। इसके बाद वरिष्ठ वकील जो है संजय हेगड़े, उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर वोटों का मिलान वीवीपैट पर्चियों से किया जाना चाहिए। उन्होंने भी इस बात का पक्ष रखा है। और इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हाँ, 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए, ये सही है। उन्होंने ये बात कह दी है कि की जानी चाहिए। तो अब जिस तरह का फैसला जो है लगातार आ रहा है, एक वकील है गोपाल एस राय है, वो भी ये कह रहे हैं कि ईसीआई का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि समस्या तब होती है जब कोई सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करता है किसी तरह का, और अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो आप इस पर सबमिट कर सकते हैं, हम फिर से इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। तो ये जो है मामला अब पूरी तरह से जो है पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। जनता जो चाहती है उसी तरह का होता हुआ नजर आ रहा है। सर, लगता है आपको कि इससे चुनाव जो है पलट सकता है? अरे चुनाव तो पलट गया है यार, चुनाव पलट सकता है कि बात मत कीजिए नहीं थी। चुनाव तो पलट गया है, बीजेपी हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। इनके नेता जो है गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, किसान इनके रास्ता रोके खड़े हुए हैं। रोज घटनाएं हर शहर में हर गांव में घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा वहां पे जो अभी मैं बता रहा था बीकानेर और वो जैसलमेर के इलाके में लड़ाई है इंडिपेंडेंट नवीन भाटी के बीच में और सीपी कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी के जो मंत्री जी हैं वो कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। उनका कोई वोट, असली मुद्दा यह है कि बीजेपी हार गई है। अंतिम सहारा केवल बेईमानी है। उस बेईमानी को रोकने की जनता ने तो ठान लिया हरा देंगे, और बेईमानी रोकने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग से है जो सुन नहीं रहा है। अगर वो नहीं सुन रहा है तो केवल सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं सुनेगा तो स्वीकार कर लेंगे, सुन लेगा तो धन्यवाद कर देंगे, नहीं सुनेगा तो रोते रोते देश में तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या देखेंगे। अगर भगवान यही चाहता है तो यही होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिस तरह के फैसले जो है हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार, इसीलिए उम्मीदें जो है हमारी भी बढ़ती जा रही हैं। और हम जो है ये सुनवाई खत्म होने से पहले, क्योंकि हम अक्सर आप देखते हैं कि आधे घंटे का शो करते हैं या 45 मिनट का शो करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है और दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर इसमें क्या फैसला आने वाला है, इसलिए हम लगातार ये सारी चीजें रख रहे हैं अपने दर्शकों के सामने। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की खेल बीजेपी लगातार कर रही है, उसको लेकर जो वीवीपैट का ये मामला है, ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। और भी ज्यादा लोगों को जानने में उत्सुकता है कि आखिर ये जो सारी चीजें चल रही हैं वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर, ये निष्पक्ष चुनाव होना बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से टिप्पणियां की जाती हैं आप भी जानते हैं, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से वही टिप्पणी आती है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है। अब चुनाव आयोग के आगे ये मजबूरी बन गई है कि वीवीपैट का 100% मिलान करवाया जाए। तो जो 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, उसका भी कोई फर्क अब चुनाव में नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। देखिए निष्पक्षता से, अब तो यहां तक कि यूनिवर्सिटीज ने और एजुकेशनल सिस्टम में बच्चा अपनी कॉपी खुद देख सकता है। भाई हमें कोई, मैं टीचर हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने किसी बच्चे को 10 में 0 नंबर दिए, अब वो कहता नहीं स्वामी साहब मेरे से बायस थे, तुम देख लो यार अपनी कॉपी, और किसी 4 टीचर से और टेस्ट करा लो उसे। अगर मैंने कोई, भाई अगर मैंने मान लीजिए बायसेस में आके कोई बेईमानी की है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये जो फेयरनेस है, ये जो ओपननेस है, ये डेमोक्रेसी की जान है। वोट में किसको दूं, काउंट किसी का हो, कितने काउंट हो जाए, क्या हो जाए, उधर वो जो है करोड़ों रुपए लेके बीजेपी वाले घूम रहे हैं, उन पे कुछ नहीं हो रहा है,
और ये जो अपोजिशन वाले हैं उन पे ईडी की रेड हो रही है, उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। उनके जो सबसे बड़े लीडर है उनकी हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही है और यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। ये चुनाव आयोग से अपेक्षित नहीं है। ये हम उनसे, वो भी पंच परमेश्वर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो भी हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और हमारे आस्था के प्रतीक से अगर खेल कर रहे हैं तो भगवान उनको माफ नहीं करेगा। ईमानदारी से काम करें, देश का जो उनके ऊपर आस्था है उससे खिलवाड़ न करें। हमारे आस्था से खिलवाड़ कर लिया इन्होंने राम जन्मभूमि में, प्राण प्रतिष्ठा में, सारे शास्त्रों को विरुद्ध काम करके, हमारे शंकराचार्यों का अपमान करके इन्होंने वहां भी हमारी भावनाओं का ठेस पहुंचाई है, यहां भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कृपा करके हमारे देश के लोकतंत्र को बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कांग्रेसियों ने बड़ी जान दी है, जेल गए हैं, सब अत्याचार सहे हैं, इसको दोबारा हम तानाशाही नहीं बनने देंगे। जी, और हमारे दर्शक जो है वो कह रहे हैं कि नेता बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। और अगर आप क्योंकि वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं नहीं बता सकती, लेकिन पीएम मोदी को लेकर ही उन्होंने टिप्पणी की है कि ऐसे लोगों को देश चलाने के लिए नहीं देना चाहिए जिन्हें ज्ञान ना हो कि देश कैसे चलाना है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं लगातार देश का जो इकोनॉमी है वो घटती जा रही है, और जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, तमाम तरह की गरीबी रेखा जो है वो बढ़ती जा रही है, और तमाम तरह की रिपोर्ट आप देखते रहते हैं। इसको लेकर अब सर एक और टिप्पणी आई है, कहा गया है प्रशांत भूषण की तरफ से कि यदि एक ही पार्टी के लिए लगातार 2 वोट डाले जाते हैं तो वीवीपैट में हेरफेर किया जा सकता है, ताकि एक वोट एक पार्टी को और दूसरा वोट दूसरी पार्टी को जाए। ये आईपी चिंताओं का हवाला देते हुए ईवीएम का स्रोत कोड नहीं दिखा रहे हैं और इससे और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। चुनाव को 2 महीने करा रहे हैं, चुनाव की गिनती के लिए 1 दिन और नहीं दे सकते आप, ऐसा प्रशांत भूषण का कहना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और वन इलेक्शन 7 फेजेस कर रहे हैं, और एक स्टेट में भी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 फेजेस कर देते हैं। इसका माने आप निकम्मे हैं, आप अकर्मण्य हैं। अरे इससे पहले तो पहले हिंदुस्तान में चुनाव होते थे, बड़े ढंग से चुनाव हो जाते थे, 1-8% की कहीं वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, सब होता था, 99% में नहीं होती थी। आप लगा दीजिए आर्मी को, हम लोगों को ड्यूटी दे दीजिए जितने 70 साल के ऊपर के लोग हैं। आपने हमारे रेलवे कंसेशन तो 50% मिलता था, वो तो छीन लिया, वो तो चोरी कर लिया और अडानी जी को दे दिया। पहले फर्स्ट एसी में जाते थे, अब सेकंड एसी में जाते हैं क्योंकि कंसेशन खत्म कर दिया। हम पहरेदारी करेंगे, हमें जो ड्यूटी देंगे निःशुल्क करेंगे, अपने पैसे से जाएंगे करेंगे, लेकिन देश की आत्मा को, देश के लोकतंत्र को मत हत्या कीजिए। हाथ जोड़ के हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करते हैं। जी सर, और अब ये सुनवाई ने जो है वो राजनीतिक मोड़ ले लिया है, और जो वकील है प्रशांत भूषण वो कह रहे हैं कि इन मशीनों को चलाने वाली कंपनियों में जो कि ईसीआईएल है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके निदेशक भाजपा के लोग हैं। अब इस पर क्या टिप्पणी आती है, ये ज्यादा दिलचस्प होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, वो भी है, और एक और चीज आपने देखी होगी, चुनाव आयोग ने एक और हेराफेरी की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर में जाके वोट पड़ेगा। अच्छा, चुनाव अधिकारी जो आ रहे हैं वोट डलवाने, उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। भाई मान लीजिए मेरे घर में बीजेपी के कार्यकर्ता आ जाए, कोई गुंडा आ जाए यहाँ का मोहल्ले का, और वो, भाई चुनाव सरकारी अधिकारी आएंगे तो हमको डर नहीं है, हम कहेंगे यार ये निष्पक्ष काम कराएंगे। कोई गुंडा है कहे स्वामी साहब नहीं दोगे तो देख लेंगे, तुम्हें 72 साल के हो, ठोक देंगे तुम्हें या जीप पलट देंगे, तुम दो इन्हें वोट, देना पड़ेगा। बेईमानी करा रही है चुनाव आयोग, बेईमानी करा रही है, और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे हमारा निवेदन है, सर आप जो उचित समझिए निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए बस। इस बात की चिंता मत कीजिए कितना पैसा खर्च होगा, हम लोग डोनेट कर देंगे पैसा। चलिए बताइए कितने पैसे की जरूरत? जितना एक देश में 140 करोड़ है, कम से कम 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 हजार, 20-20 हजार डोनेट कर सकते हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अखिल स्वामी के हिस्से के 10-20 हजार जो आते हैं मैं दे दूंगा। 1 महीने तक एक समय खाना खाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन दूंगा, क्योंकि मुझे लोकतंत्र संविधान को बचाना है। और आप अपने श्रोता और दर्शकों से पूछिएगा, वो भी 10-10 हजार दे देंगे। लेकिन हमारे ईमान से मत खेलिए, हमारे विश्वास से मत खेलिए। हम 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे अपनी।
जी, और ये जनता ही है जो हमारे दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम जनता संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे चुनाव कराने से क्या फ़ायदा? हम पेपर बैलेट से चुनाव कराने का हमारा हक बनता है, क्योंकि जनता को तो चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को मिले। हम तो ये नहीं चाहते कि वोट हम किसी और को दें, सरकार किसी और की बने और उसके बाद जब बीजेपी के लोग आते हैं तो कहते हैं हमें तो आपने वोट दिया ही नहीं, तो हम आपका काम क्यों करें? जब इस तरह से सही बात। बीजेपी उम्मीदवार बर्ताव करते हैं, तो जनता तो ज़ाहिर तौर पर चिंतित होगी सर। कि हम जो है जिस उम्मीदवार को चाहते हैं कि वो हमारा काम करवा सकेगा, जब वो इलेक्ट होकर आएगा ही नहीं, तो ये तो जनता के साथ घोर अन्याय है। नहीं नहीं, है ही है ना। एक वो है सुब्रत पाठक साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो अपने चुनाव क्षेत्र में लोध राजपूतों की एक समूह से बोल रहे हैं, अरे तुमने मुझे वोट दिया, मैंने पैसा दे के तुमसे वोट खरीदा था। वीडियो प्रचलित है, और वो वीडियो सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन उस वीडियो में खुलेआम कह रहे पैसा देके मैंने वोट तुम्हारे खरीदे थे। तो अगर पैसे से वोट खरीदना है, शराब से खरीदना है, मुर्गे से खरीदना है और देश के लोकतंत्र का हरण करना है, तो एक मुद्दा अलग है। देखिए, असली मुद्दा यह है कि देश में ये जो आपके श्रोता दर्शक इस समय करीब 30,000 लोग देख रहे हैं आपके इस वीडियो को। 30,000 लोग देखने का मतलब यह है कि लोग हमारी बात समझ रहे हैं, उनके दिल की वेदना को हम प्रकट कर रहे हैं। अगर उनके दिल की बात हम ना करते और हमसे अपेक्षा करते, लोग हमसे कहते हैं स्वामी साहब आप ईवीएम में क्यों नहीं बोलते हैं? अरे क्या करें, सिर फोड़े क्या करें, जब सुनने को तैयार नहीं बैठा है। जो जज की कुर्सी में बैठा हुआ है चुनाव आयोग, वो पक्षपाती रवैया उसने अपना रखा है, बेईमानी करने में उतारू है, देश के चुनाव का बिल्कुल हरण करने के लिए तैयार बैठा है। हम आप बोलते रहे, कौन सुन रहा है? अच्छा, जनता ये भी कहती है कि अपोजिशन बोलती नहीं है। अरे अपोजिशन बोले करे क्या? कोई टीवी नहीं दिखा रहा है, कोई अखबार नहीं छाप रहा है, अखबार उनके एडवर्टीजमेंट नहीं छाप रहा है। ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वाले हैं जो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, तभी आपकी व्यूअरशिप इतनी है। आपके कितने 27 करोड़ व्यूज है ना ये पिछले महीने, 27 करोड़। पिछले महीने कितने थे? 14 करोड़। 13 करोड़ बढ़े। क्यों बढ़े? ध्रुव राठी के वीडियो क्यों एक एक वीडियो जो है 1-1 करोड़ लोग देखते हैं? कौन है वो? अरे यही लोग तो है ना जो ध्रुव राठी की बात समझते हैं, जो 4 पीएम की बात समझते हैं। उनको लगता है कि उनकी बात कोई बोल रहा है, और हमारे सिर पे जोखिम भी है। हम भी जानते हैं, लोग हमसे भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि सर डर नहीं लगता स्वामी साहब? मैंने कहा नहीं डर लगता। इसलिए नहीं डर लगता कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं और मातृभूमि के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, इसलिए डर नहीं लगता। अब अपनी चिंता करें या देश की चिंता करें? अरे अखिल स्वामी तो जाएगा ही, एक ना एक दिन जाएगा। जितने लोग दुनिया में आए हैं वो जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं परमानेंट बैठ जाएगा। भारत माता का न्याय नहीं होना चाहिए, भारत माता के लोकतंत्र संविधान और मेरी अगली पीढ़ियों का हनन नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्राण जिस दिन जानते हैं 100 बार चले जाए। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और अभी जो है इस सुनवाई चल रही है और सर आपने देखा होगा मैं एक बयान का ज़िक्र करना चाहूँगी। पीएम मोदी ने परसों के अपनी एक रैली में मज़ाक उड़ाया था राहुल गांधी का और वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के शहज़ादे हैं, वो कहते हैं कि मैं एक झटके में गरीबी दूर कर दूँगा। उनकी इस तरह की बातें और वो अपनी जनता से ये कह रहे हैं कि अगर आप ठहाके लगा के हँसेंगे, तो ही मैं ये बात बताऊँगा। तो उन्होंने पूरा बयान तो बताया नहीं जैसा कि वो आधा-अधूरा बयान हमेशा बताते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि जो है मतलब जिस तरह से एक छवि बनाने की कोशिश की जाती है राहुल गांधी की, उसके बाद राहुल गांधी का लोगों ने पूरा बयान भी सुना और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जब हर महीने 8,500 रुपए किसी के भी खाते में डालेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो ज़ाहिर तौर पर उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा और जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाता, अगर हमारी सरकार बनी, तो हम ये पैसे देते रहेंगे। तो ये पूरा बयान आखिर पीएम मोदी क्यों नहीं बताते? आधा-अधूरा बयान देकर तो जनता को हँसवा ले जाते हैं, उसके बाद शहज़ादा बताते हैं। नहीं नहीं, जो हंसते हैं वो भक्त लोग बैठे होते हैं, वो जनता नहीं होती है। मुझे आप 3 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मैं गरीबी दूर कर दूंगा। और मैं आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो जो पूंजीपतियों ने देश की संपदा को लूटा है, उनके घर की नीलामी करा के, उनकी कोठियों की नीलामी करा के, उनके कानून सम्मत हो ना हो बाद में देख लूंगा, अध्यादेश लाऊंगा, कानून बदल दूंगा, और देश की हर गरीब जनता को कम से कम 2-3 लाख रुपए दे दूंगा। और ये जो 15-16 लाख करोड़ रुपए माफ हुए हैं, और ये जो 1-1 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं लोग और 5,000 10,000 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,
इनके एसेट्स का और इनके इनकम टैक्स रिटर्न का मिलान करूंगा 3 दिन के अंदर, और जिनकी भी कोठी मिलेगी 10,000 गज में कोठी बनी हुई है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 1 लाख रुपए का, सब ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी बढ़ गया, मनी सर्कुलेशन 16-17 लाख करोड़ का था नोटबंदी के समय, आज 30 लाख करोड़ का है, डबल हो गया है। स्विस बैंक में अकाउंट डबल हो गए हैं। और जिन ये पूंजी, ये जो बड़े बड़े कलाकार आके ना जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में बैठे थे, पनामा पेपर्स में और स्विस बैंक में इनके अकाउंट्स हैं, पता है सरकार को, लाखों करोड़ों रुपए हैं। और 1.5 लाख करोड़ का पर ईयर का कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने पूंजीपतियों का माफ किया है। हर गरीब आदमी को अगर आज के तारीख में 1-1, 2-2 लाख रुपए मिल जाए, देश में गरीबी मिट जाएगी। पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा इन पूंजीपतियों के गले से निकाले जाएंगे। अरे एक आदमी के पास रोटी खाने को नहीं है, बेचारा ठेला जो राहुल गांधी के पास मिलने गया था, ठेले वाला, वो कह रहा है कि आंखों में आंसू थे, टमाटर इतना महंगा हो गया, खरीद नहीं पा रहा हूं। और एक तरफ वो लोग हैं जो 40 कमरे के मकान में रहते हैं, जिनके यहां 2 फ्लोर होते हैं केवल कारों को रखने के लिए। 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ के पूंजीपति हैं। अरे देश में गरीबों का अधिकार है, श्रमिकों का। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, वामपंथी नहीं हूं, लेकिन मेरे को रोना आता है जब एक गरीब आदमी बेचारा जानवरों की तरह हाथ फैलाता है और सब तरह के अपमान को सहता है। ये इस देश में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गरीबी दूर की जा सकती है। इतनी ज्यादा पूंजी क्यों इस देश में? किसको अधिकार है इतनी ज्यादा पूंजी रखने का? मोदी जी को क्या जरूरत है? उनकी कार के पीछे 50 कार का एक रेला चलता है। आप जब दूसरे देशों में, फ्रांस में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, वहां का प्राइम मिनिस्टर मेट्रो में ट्रेवल करता है बिना सिक्योरिटी के। आपके यहाँ कॉन्वॉय चलता है, और हम लोगों के यहाँ घर में मोहल्लों में कोई पुलिस वाला मिलता नहीं है कि साहब वो वीआईपी की ड्यूटी पे लगे हुए हैं। कोई मंत्री गुजरता है तो उसके साथ 100 गाड़ियों का कन्वॉय होता है और रोज सबको सिक्योरिटी दे देते हैं। कभी राजीव साहब को भी नई सिक्योरिटी दे दी है, वो किरण भाई पटेल को दे दी थी। हम लोग अपनी जान की गुहार लगाने के लिए एक कांस्टेबल मांग ले तो हमको नहीं मिलेगी, मार दिए जाएं, लेकिन कांस्टेबल नहीं मिलेगा। और जो इनके साथ हेरा फेरी में शामिल है उसको Z+ सिक्योरिटी दे देते हैं। तो सवाल है, बिल्कुल गरीबी दूर की जा सकती है। हिंदुस्तान बड़ी समृद्ध राष्ट्र है। जितना सोना हिंदुस्तानियों के पास है उतना सोना विश्व में किसी के पास नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है कि अमीरों के पास बहुत ज्यादा है और गरीबों के पास बहुत कम है। और यही मोदी जी चाहते हैं, और यही राहुल गांधी पे हंसने वाले लोग चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैं तो डॉक्टर लोहिया का सिपाही हूं। धन और धरती बट के रहेगी, हर आदमी के पास अपना मकान हो और कम से कम 2 एकड़ जमीन हो हर आदमी के पास। जो विनोबा भावे ने अपना कार्यक्रम चलाया था भूदान का, अपनी जमीन को बांटिए और गरीबों को जीवन एक आदमी की तरह एक सही। और उसके बाद अगर गरीबों के पास पैसा आएगा, इंडस्ट्री अपने आप बूम कर जाएगी, जीडीपी अपने आप 15-20% हो जाएगी। लोगों के पास पैसा नहीं है खाने को, तो वो कहां से चीज खरीदेंगे, और कहां से नहीं खरीदेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इतनी समझ है नहीं लोगों में। जी, बिल्कुल सर। और एक और जो है दलील दी गई है वकील की तरफ से, शंकर नारायण है, उन्होंने कहा है कि सरकार ने 17 लाख वीवीपैट खरीदे। प्रत्येक वोटिंग मशीन के लिए एक वीवीपैट मशीन होती है और 7 साल में 2,71,000 मशीनें जो है वो बदली गई हैं, क्योंकि तकनीक बदल गई है और ये पूर्ण नहीं है। इन मशीनों में गलतियां हो सकती हैं। तो ये गलतियां सुधारने के लिए आखिर आज जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर तौर पर इसका असर लोकसभा चुनाव पर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की दलीलें आप देख रहे हैं कि दी जा रही है कि आखिर अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो 3 लाख मशीनें बदली क्यों गई? देखिए, पूरा ये कहते हैं ना, दाल काली है, पूरी पूरी दाल काली है। चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग में बुद्धिमान लोग बैठे हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उनको पता है वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन मुश्किल क्या है कि जैसा तानाशाही में होता है, लोग जो है, अधिकारी लोग जो है, इतना लालच। अरे रिटायर हो जाओ यार, बहुत पैसा कमा लिया तुमने। देश के साथ विश्वासघात मत करो, देश के साथ अन्याय मत करो, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी और तुम लोग जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। जैसे वहां पे हिटलर का नाम जर्मनी में बंधित है, तुम लोगों का नाम नहीं लिया जाएगा।
ये पर्क्स छोड़ दो, इज्जत पर सिक्योरिटी छोड़ दो, ये कोठियों का लालच छोड़ दो, राज्यसभा के टिकट का लालच छोड़ दो, राष्ट्रहित के बारे में सोचो, सच्चाई बोलो, महात्मा गांधी के अनुयायी बनो, गोडसे के अनुयायी मत बनो। अखिल जी, लगता है क्या आपको इनमें से कोई ऐसा है जिसका आत्मा इतनी जग गई हो, जो सच बोलेगा? जब एक पूरा पूरे कुएं में भांग घुली हो, जब साहिब के इशारे पे ताथैया करना हो, नाच करना हो, तो आपको लगता है कि ये इनमें से कोई सच बोलेगा? गांधी जी के बंदर हो गए हैं तीनों, ना दिखाई देता है, ना सुनाई पड़ता है, ना मुंह से कुछ बोलेंगे। आपको उम्मीद है अभी बची है? देखिए, जनता की लाठी आवाज नहीं करती, लेकिन लगती बहुत जोर से है। जनता, देखिए, हिंदुस्तान की जनता जो है ना, 1977 में भी आपने देखा था, हिंदुस्तान की जनता इतनी ज्यादा बुद्धिमान है, संजय जी, इतनी ज्यादा बुद्धिमान है और इतनी ज्यादा जागरूक है। परिवर्तन देख रहे हैं ना आप भाई, ये परिवर्तन आपने एक साल पहले देखा था क्या? राहुल गांधी ने जब से पदयात्रा नहीं शुरू की थी, या जब किसान आंदोलन नहीं हुआ था और किसानों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हुआ था, आपने कल्पना की थी ये स्थिति होगी? आप बताइए, अपोजिशन के किस कैंडिडेट को घेराव हो रहा है गांवों के अंदर, उनको दौड़ाया जा रहा है, और यहां दुष्यंत चौटाला भी दौड़ाया जा, हर आदमी दौड़ाया जा रहा है। क्यों परिवर्तन आया? जनता खार खाए बैठी हुई है। जनता के कोप से बचिए। जिन लोगों की अंतरात्मा नहीं भी जागृत हो रही है, उसे जागृत कर लीजिए, आपके हित में है, जागृत कर लीजिए। अच्छा, आप इस नतीजे पे पहुंचे या नहीं पहुंचे कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है चुनाव आयोग में, इन मशीनों में, जिसकी वजह से सरकार परेशान है, जिसकी वजह से साहब परेशान है, नींद नहीं आ रही है उनको, बेचैनी है कि अगर ये वीवीपैट का ही मिलान हो गया तो मामला पलट सकता है। तो जो विपक्ष की एक मांग है लंबे समय से कि कम से कम वीवीपैट की गिनती कराओ, तो क्या लग रहा है कि सरकार को लग रहा था कि कुछ दाल में काला है, वीवीपैट की गिनती कराई तो मामला फंस जाएगा? नहीं नहीं, ये विपक्षी दल की मांग नहीं है संजय जी। आज की तारीख में ये जनता की मांग है। आज के तारीख में 10-15 करोड़ जो भक्त लोग हैं, और भक्त लोग क्यों हैं, उनका भी ये कारण नहीं है। वो बेचारों को 80% को कुछ मिला नहीं है। 2 रुपए पर ट्रोल के हिसाब से मिलता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मुझे नहीं पता। वो 10-12 करोड़ के अलावा हर आदमी चाहता है निष्पक्ष चुनाव हो। उन 10-15 करोड़ जो भक्त लोग बचे हैं, उनकी मजबूरी यह है, वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ गए कि वापस नहीं जा सकते। ये उन्होंने इतना ये ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया था। हम जैसे लोगों का था टांग तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे, जून 2024 हो जाने दो। अब उन्होंने आतंकित तो कर लिया अखिल स्वामी को, हम डरे नहीं। बाकी काफी लोग डर के चुप बैठे रहे। अब लोगों का डर निकल गया। जो राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, अब लोग जो डर निकल रहा है। ये जो आपको लोग 30,000 लोग देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये निर्भीक लोग हैं, ये योद्धा लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, इसलिए आपको देखते हैं। बिल्कुल तो ठीक कह अब रहे मुश्किल हैं। क्या है कि वो संख्या बढ़ रही है, जनता की आवाज है ये, और जनता ऐसी लाठी मारती है। मैं वो नहीं कर रहा हूं, आक्रामक और हिंसात्मक बातें नहीं कर रहा हूं। लाठी का मतलब होता है ऐसा दंड देती है, फिर झेल नहीं पाएंगे। जब 2 लाख आदमी आपके किसानों को देखिए, हर जगह जाके घेर रहे हैं, और मंत्री हाथ जोड़ के, अशोक तंवर परेशान है वहां, वो चौटाला साहब परेशान है वहां, दुष्यंत चौटाला परेशान है। गांव गांव के अंदर जनता इनको घेर रही है। असल में ये लगता है कभी कभी, आप डार्विन का नियम है कि क्रिया की, बहुत सारे नियम है साइंस के, न्यूटन का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप बहुत दबाओगे किसी को, किसी भी जनमानस को दबाओगे, उनकी भावनाओं से खेलोगे तो रिएक्शन तो होता है। क्या इनको अंदाजा नहीं है कि आप पब्लिक के साथ जितना खिलवाड़ कर रहे हो, जितना रिएक्शन कर रहे हो, इसका पलट के बहुत हमारे सामने आएगा? इनको एहसास नहीं था क्या अखिल जी ये? नहीं, देखिए, बाकी देश की जनता भी ऐसी होती है। न्यूटन का जो वो आपके यह है कि जितनी एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। असली मुद्दा यह है, हिंदुस्तान की जनता में तो एक और खास बात है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, हिंदुस्तान में इसीलिए एक तंत्र नहीं स्थापित हो सकता, तानाशाही नहीं स्थापित हो सकती, और इसीलिए मैं चिंतित हूं। देखिए संजय जी, वास्तविकता यह है, मेरा देश टूट जाएगा, क्योंकि हमारे देश में एक रूपता नहीं है। तमिल फीलिंग अलग है, तेलुगु फीलिंग अलग है, मलयाली अलग हैं, मराठी अलग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार वाले अलग हैं, बंगाली अलग हैं। बंगालियों से मेरी बात हो रही थी संजय जी, आप किसी बंगाली से बात कर लीजिए,
बंगाली ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने कहा कि मछली नवरात्र में खा ली, ये सनातन विरोधी हैं, तो बंगाली कह रहे हैं कि इसका माने पूरे बंगाल वाले सनातन विरोधी हैं। अरे हम तो 365 दिन मछली खाते हैं भाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा वाले मछली खाते हैं, मिथिला वाले मछली खाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं इसका माने हम सनातन, अच्छा पेरियार को मानने वाले अम्बेडकराइट्स, उनको भी हर आदमी सनातन विरोधी है। अब सनातन, अगर इस तुम्हारे सनातन की परिभाषा ये है तो इसका मतलब 15-20% लोग केवल सनातनी हैं, आर्य समाजी सनातनी नहीं, जो भगवान श्री राम को नहीं मानते, पेरियार को मानने वाले नहीं है क्या, आदिवासी नहीं है क्या, सनातनी हिंदू नहीं है क्या? मतलब ये देश अंगभंग हो जाएगा, देश टूट जाएगा। तमिलनाडु, साउथ इंडिया में इसलिए रिजेंटमेंट है, कश्मीर में रिजेंटमेंट है, बंगाल में रिजेंटमेंट है। ये जो गोबर पट्टी ये लोग हैं, जो मैं भी गोबर पट्टी का हूं, मुझे गर्व है कि मैं गोबर पट्टी का हूं, लेकिन गोबर पट्टी का हिंदुस्तान नहीं है ये गोबर पट्टी के बाहर वालों का भी हिंदुस्तान है। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बताइए संविधान सनातनियों ने लिखा और सनातनियों ने देश चलाया। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि चुनाव के मंच पे खड़े हो 140 करोड़ देशवासियों के लिए उनकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी, सड़कें कैसे अच्छी होंगी, उनका भविष्य क्या होगा, बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, ये विषय होने चाहिए सार्वजनिक मंच पर। संविधान सनातनियों ने बनाया, सब जानते हैं संविधान किसने बनाया। आपके जो सांसद हैं वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अरुण गोयल ने कहा कि संविधान में इतनी सीटें चाहिए, 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। अयोध्या के भाजपा सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमें संविधान बदलना है। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से छेड़खानी करने की बात करते हैं और दूसरा चुनाव में कहते हैं कि भाई हमें संविधान बदलना है इसलिए वोट कर दो। चुपचाप वाला एजेंडा चलाते हैं कि पब्लिक को समझ नहीं आता है। देखिए संजय जी, संविधान सभा में क्या सारे सनातनी थे? सनातनी की परिभाषा क्या है, पहले तो ये बताएं। क्या उसमें मुसलमान नहीं थे? क्या उसमें दलित नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मृत्यु से पहले कहा था कि मैं पैदा हुआ था हिंदू परिवार में लेकिन मरूंगा हिंदू परिवार में नहीं? वो बौद्ध नहीं कन्वर्ट हो गए थे? देखिए, सनातनी का मतलब ये होता है जो भगवान में, ईश्वर में आस्था रखता है। मैं अपने को सनातनी मानता हूं, मैं भगवान श्री राम को मानता हूं। मेरी ननिहाल जो है आर्य समाजी है, नहीं मानती। उनके यहाँ हवन होता है, उनके यहाँ कोई भगवान, मेरी माँ पूजा नहीं करती थी, मेरे पिताजी और मैं करते थे। मेरे ग्रैंडफादर 1.25 करोड़ गायत्री मंत्रों का अनुष्ठान किया था उन्होंने। तो सनातन की परिभाषा क्या है? सनातन की परिभाषा अगर यह है कि 7 फेरे लेने के बाद बीवी को छोड़ना सनातन विरुद्ध है। अच्छा, सनातन की शास्त्रों की व्याख्या कौन करेगा? संजय जी, मैं आपसे पूछता हूं, कौन व्याख्या करेगा सनातन की? शास्त्रों की व्याख्या कौन करेगा? शंकराचार्य करेंगे। भाई, आदि गुरु शंकराचार्य ने ही तो सनातन को मजबूत करने के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य की बात आप सुनते नहीं, सनातनी परंपरा और मूल्यों का निर्वहन आप करते नहीं। मेरी शादी 1977 में हुई थी, कितने साल हो गए? 47 साल हो गए। हम निष्ठापूर्वक एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। क्यों समर्पित है? क्योंकि अग्नि के 7 फेरे हमने लिए थे, अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए थे। अब साक्षी मान के आप फेरे लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं मैं सनातनी हूं। तो सनातन की अब खुद ही आप फिर कहते हैं जितने लोग हैं सब सनातनी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सनातनी हैं। अगर सब सनातनी हैं तो कपड़ों से क्यों पहचानते हो? फिर उनके खाने पीने में क्यों अरे यार, तुम्हारा किरण रिजिजू जो है वो भी तो बीफ खाता है। तुम्हारी जो मंडी की लोकसभा की सदस्य है, अब सन्यासीन हो गई, लेकिन पहले तो बीफ खाती थी। तुम्हारे एमपी जो हैं वो नॉनवेज नहीं खाते क्या? वो बीफ नहीं खाते क्या? ऋषि सुनक जो सनातनी हैं और ब्राह्मण परिवार के हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बीफ नहीं खाते क्या? उनकी पत्नी नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं, वो बीफ नहीं खाती क्या? हो सकता है वो ना खाती हो, लेकिन ऋषि सुनक तो खाते हैं, ये तो मैंने देखा है। तो असली मुद्दा, सनातन को बदनाम क्यों कर रहे हो? मेरे धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हो? मैं सनातनी हूं, मैं भगवान श्री राम में आस्था रखता हूं, जो नहीं रखता उससे मैं घृणा नहीं करता। वो अपनी आस्था रखे यार, मैं अपनी आस्था रखूंगा। मतलब ये होना भी ये चाहिए। इस बीच में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलता हूं। अभी अभी अपडेट आया है, जस्टिस खन्ना ने पूछा है कि मतदान या गिनती के बाद कोई चेकिंग होती है, ये अनिवार्य है क्या? जस्टिस खन्ना के तेवर आज थोड़े कड़े नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग पसीने पसीने हैं। जस्टिस खन्ना ने पूछा है कि क्या मतदान या गिनती के बाद कोई चेकिंग होती है, ये अनिवार्य है? चुनाव आयुक्त ने कहा नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा तो आप कोई क्रॉस चेकिंग नहीं करते हैं?
बड़ा थोड़ा तेवर तीखे करके उन्होंने पूछा क्रॉस चेकिंग नहीं करते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा केवल उस स्थिति में करते हैं जब उम्मीदवार चिंता व्यक्त करता है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने पूछा सॉफ्टवेयर कौन रखता है, सॉफ्टवेयर किसके पास रहता है? इलेक्शन कमीशन ने कहा इंजीनियरों के पास है ये। जस्टिस खन्ना ने कहा अपलोड करने के बाद क्या इसे सील कर दिया जाता है? क्या हम अपनाई गई पद्धति और प्रक्रिया के लिए जीरो से जेड तक संपूर्ण चरण में ये प्राप्त कर सकते हैं? अखिल स्वामी जी, बड़े तीखे तीखे सवाल हो रहे हैं, आज कोई जवाब नहीं है इनके पास में। देखिए संजय जी, मैं स्पष्ट मानता हूं, मैं तो भारतीय परंपरा का निर्वहन करता हूं। मेरे हिसाब से जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई और जितने भी जजेस हैं और पंच परमेश्वर हैं, ये भगवान का रूप हैं। जितनी मेरी आस्था भगवान में है उतनी ही जस्टिस महोदयों में है। और ये अगर जिस प्रकार का दिखा रहे हैं, जो रूप ये दिखा रहे हैं, यही दिखाना चाहिए। अगर भगवान होते, अगर कृष्ण और राम आज होते और सनातन धर्म में आज वो प्रकट हो जाएं, और क्या पता भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो हो सकता है इन जस्टिस के माध्यम में उनके हृदय में विराजमान हो गए हों। और जो प्रश्न उन्होंने पूछे बिल्कुल वाजिब हैं। अरे यार, क्यों तुम ये चुनाव आयोग और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी, ये क्यों तुम यार देश की जनता के साथ उनको धोखाधड़ी कर रहे हो? क्यों नहीं मान जाते? क्या क्यों नहीं देते कि 100% मिलान करेंगे 7 दिन, और हम लोगों से योगदान मांग लेना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे वीवीपैट को गिनती करने के लिए। सारे सीसीटीवी लगा लेना, हम कोई बेईमानी ना करें, कोई फाड़ा ना दें, और मसीह साहब की तरह इनवैलिड ना कर दें। हम अपना योगदान दे देंगे यार, निःशुल्क दे देंगे, एक दिन में कर देंगे। लेकिन ये जी, बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपने जो कहा कि ये जनता के वोट के अधिकार के लिए, जनता लोकतंत्र के अधिकार के लिए भगवान का स्वरूप ही होते हैं जस्टिस। और जो सुनवाई आज है ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 140 करोड़ के लोगों की निष्ठा इस लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ठीक बात भी है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो उससे तय होगा कि भारत का लोकतंत्र अब किस दिशा में जाएगा। कि क्या आप ये महसूस करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष है, चुनाव ईमानदारी के साथ है? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो जाहिर है अखिल जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई फैसला आया टेढ़ा तो फिर साहब क्या करेंगे? देखिए, मैंने तो अभी निधि थी तभी मैंने उससे निवेदन किया था कि इस समय जितने भी लोग हैं उनके पे निगाह रखी जाए, किसी बंदरगाह से और एयरपोर्ट से झोला लेके कोई भाग ना पाए। मैं किसी आदमी को इंगित नहीं कर रहा हूं। हर पार्टी के बड़े बड़े नेता, कई लोग होंगे जो झोले भर रहे होंगे, अटैचियां भर रहे होंगे। तो लंका के राष्ट्रपति भी भागे थे और वो भी कई सारी अटैचियां ले गए थे, झोला लेके कोई ना जाने पाए। और मेरी केवल एक प्रार्थना है, निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के बाद मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बने, जो आदेश करेंगे हम मानेंगे। वो कहेंगे कि जितने लोगों ने बीजेपी का अपोज किया और यूट्यूब में अपोज किया था, सबको गोली मार दो, सबको फांसी पे चढ़ा दो, हम चढ़ जाएंगे फांसी। लेकिन चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, क्योंकि जनता जो है आज की तारीख में संजय जी, जनता इतनी ज्यादा निराश हो गई है कि बेईमानी खुलेआम हो रही है, हर जगह बेईमानी हो रही है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही है, उनके साथ सीज किए जा रहे हैं, ईडी की रेड्स हो रही हैं, और बीजेपी वालों को खुलेआम सब छूट दी जा रही है। राजीव जी के अंदर आत्मा नहीं है क्या? ये भगवान से नहीं डरते क्या? सनातनी नहीं है क्या? हिंदू नहीं है क्या? परमेश्वर के कोप से नहीं डरते क्या? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत बड़ी बात यही है कि इनको शायद ईश्वर का मन में वो हो भी क्यों, जब जेपी नड्डा कहते हैं वो मोदी जी देवताओं के देवता हैं, चंपत राय कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है, इनको शर्म नहीं आती है एक व्यक्ति को भगवान विष्णु का अवतार कहते हुए? अखिल जी क्यों कहते होंगे ऐसा? नहीं नहीं, मैं मान लेता हूं, चलिए विष्णु का अवतार है। अगर विष्णु का अवतार है तो भाई, अगर नड्डा जी सही कह रहे हैं वो विष्णु का अवतार है, तो गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते? भाई संजय जी आप बताइए, अगर मान लीजिए भगवान विष्णु होते, आज यहाँ कृष्ण होते, श्री राम होते, तो क्या ये अपने देश के 80% लोगों को 5 किलो अनाज पे जीता हुआ देखकर खुश होते? कभी नहीं होते। नालियों के किनारे, सीवर के अंदर लोगों ने मकान बना रखे हैं, झुग्गियां बना रखी हैं, सहन करते विष्णु भगवान? अगर ये विष्णु के अवतार हैं, तब तो राहुल गांधी का तो ये उड़ा रहे ना कि मैं
चुटकी से गरीबी दूर कर दूंगा। अगर विष्णु का अवतार है तो दूर कर दें। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अखिल जी, मेरी टेक्निकल टीम कह रही है कि ये कंटिन्यूएशन में कुछ शायद समस्या आ रही है। केवल मैं आपको पानी पीने की और 2 मिनट की इजाजत आपसे चाहूंगा, और हम ठीक 5 मिनट बाद ये लाइव फिर दोबारा शुरू करेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है, बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट आ गई है, लेकिन हम ठीक 5 मिनट के बाद दोबारा शुरू करेंगे। अखिल जी, हम लोग 5 मिनट के बाद फिर जुड़ते हैं। शुक्रिया।